दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर हैं एक नया मुद्दा लेकर। और आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है घर के मुखिया का सम्मान। जो घर का मुखिया होता है उसमें उसका सम्मान क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है कि हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका सम्मान घर में क्यों होना ज़रूरी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और इसी बात के ऊपर मैं 5-7 मिनट आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और मेरी सभी बहनों से, बहुओं से, भाइयों से, बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि मेरी इस बात को बिल्कुल गलत दिशा में न ले जाएं, इसको समझने का प्रयास करें। ये सबके लिए, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हमारी बेटियों के लिए भी है, हमारी बहुओं के लिए भी है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें घर के मुखिया का सम्मान क्यों करना चाहिए। यदि आपका घर का मुखिया आपका पति है तो पति का सम्मान क्यों ज़रूरी है, और जहाँ उस पति का सम्मान नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। और आप मेरी बात को विचार करके देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं वो आपके ऊपर भी तो लागू नहीं हो रही है। इस बात का मनन कीजिएगा। दोस्तों, बहुत लंबे सोचने के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद, समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर मैंने देखा कि महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती। महिलाएं अपने पति की बेइज्जती करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। महिलाएं अपने पति को झिड़कते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगाती। ऐसा क्यों, क्या वजह है ऐसे? तो किसी सज्जन ने, मैं उससे जब चर्चा कर रहा था तो सज्जन ने कहा कि जो महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती है 101% उस महिला की माँ ने भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। उसने भी, उसकी माँ की माँ ने भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। और ये पीढ़ी दर चलता आ रहा है, क्योंकि ये वे संस्कार हैं जो बेटियां अपनी माँ से सीख कर आती है और उनके दिमाग के अंदर वही चीज़ रहती है और वही अपने घर में अप्लाई करने की कोशिश करती है। जिस घर में भी एक महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसको डांटती है, उसको नीचा दिखाने का कोशिश करती है, तो उनकी बेटियां उसको देखती है और समझती है कि मेरी माँ ने मेरे पिता को डांटा और किस प्रकार से मेरे पिता चुप होकर बैठ गया। यानी वो ये समझती है कि ऐसा करने से मैं उस पुरुष को दबा सकती हूँ, उसको नीचा दिखा सकती हूँ, तो फिर उसकी बेटियां भी ऐसा ही सीखने वाली हैं। दोस्तों, तो मैं जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी जो साथी हैं मेरे, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप आज से ही अपने पति का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप कर रही हैं, मान के चलिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है। और आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्या आपके घर में भी तो ऐसा नहीं हुआ? क्या आप भी तो सीख कर यही नहीं आए? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस बात को कतई अदरवाइज में ना लीजिएगा, इसको अदरवाइज ना लें, इसलिए कि मैं एक सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को सुधार लूँ, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी तो कम से कम सुधर जाए। मैं ऐसा ना करूँ। मेरा उन महिलाओं से कहना है कि आप अपने पति को गुलाम बनाना चाहते हैं। सोच ये होती है कि मैं अपने पति को अपना गुलाम बनाऊँ, तो आप उसको गुलाम बना के गुलाम की पत्नी क्यों कहलाती है? क्यों नहीं अपने पति को बादशाह, राजा बना के राजा की पत्नी कहलाए, बादशाह की पत्नी कहलाए? जब आप रानी होगी तो आपकी बच्ची के अंदर भी राजकुमारी जैसे संस्कार आएंगे और वो भी अपने पति के साथ में एक राजा जैसा व्यवहार करेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आने वाले संस्कार हैं दोस्तों, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है।
और कहीं न कहीं ये संस्कारों में हम पिछड़ रहे हैं। हर घर में, आप जिस घर में देखेंगे, मेरा तो ये मानना है कि 70% घर लगभग ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर पत्नियाँ अपने पति को गुलाम बनाने का प्रयास करती। पति मेरी हर बात मान ले, मैं कहूँ कि मुर्गा बन जाए तो मुर्गा बन जाए, मैं कहूँ उठ जाए तो उठ जाए, मैं कहूँ तो सोए, मैं कहूँ तो जागे। ऐसी सोच नहीं रखें। आप एक अच्छा बर्ताव कीजिए अपने पति के साथ में, ताकि आपकी पीढ़ी भी एक अच्छी पीढ़ी बन सके, एक समझ सके। मेरे एक दोस्त ने इससे जुड़ी हुई एक कहानी मुझे सुनाई। उस कहानी से आप समझ लेंगे कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण हमारे अंदर आते हैं। आपने कभी विचार किया है कि आपके बच्चे आपके जैसा ही व्यवहार क्यों करते? आप जैसा चलते आपके बच्चे भी वैसे ही चलते। उनके नाक नक्शे आपके जैसे ही होते। तो ये संस्कार है ना, ये ट्रेड्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन्स है जो चलते हैं। तो हम अच्छा बिहेव करेंगे, हमारी जनरेशन भी अच्छा बिहेव करेगी। तो मेरे एक दोस्त ने एक कहानी सुनाई थी कि एक गांव में एक व्यापारी था और कई वर्षों के बाद में उसके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और वो 3-4 साल का ही था कि उस दोनों पति पत्नी की दुर्घटना में मौत हो गई। और उस व्यक्ति का व्यवहार इतना अच्छा था, गांव में इतना हंसमुख था, इतना मिलनसार था कि पूरे गांव ने उस बच्चे को अपने बच्चों के जैसे बड़ा कर दिया। क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। लालन पालन बहुत अच्छी तरह से किया और वो लड़का हट्टा कट्टा बहुत खूबसूरत लड़का हो गया। जब वो कहते हैं कि 17-18 साल का हुआ तो उस लड़के को घुड़सवारी का शौक था। तो घुड़सवारी करते करते निकला और पास के राज्य में चला गया और पास के राज्य में वहाँ पर उस राज्य की जो राजकुमारी थी उसकी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ गई। और जब उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो दोनों के अंदर बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि लड़की ने कहा कि भाई मैं तेरे साथ शादी कर सकती हूँ। लड़के ने भी कहा ठीक है, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी बड़े ही निर्दयी किस्म के इंसान हैं, बड़े क्रोधित हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त के ऊपर तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। वो ये है कि मेरे पिताजी के पास में एक ऊँटनी है। ऊँट होती है, वो ऊँटनी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और यदि तुम्हारे पास में कोई ऐसा ऊँट या ऊँटनी या घोड़ा हो जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े तो मेरे पिताजी के राज्य से बाहर निकलकर आप मुझे अपने राज्य में ले जा सकते हैं, वरना पकड़े जाओगे तो तुम्हारी वो पिटाई करके बड़ी बुरी हाल कर देंगे। लड़का अपने वापस गांव में आया और ये व्यथा उसने अपने जो गांव के जो लोग थे जो उनका पालन पोषण कर रहे थे उनके सामने रखी कि अमुक गांव की एक राजकुमारी है, उससे मुझे प्रेम हो गया, लेकिन शर्त उसकी यह बताई कि ऐसा कोई ऊँट या घोड़ा हो जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ दौड़ने वाला हो, तो मैं उसको बिठा के यहाँ ला सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा हुआ करते करते उस लड़के के जो पिताजी थे उसका एक मित्र था और वो था ग्वाला। उसके पास में बहुत सारे ऊँट, भेड़, बकरियां थी। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा हाँ बेटा, मेरे पास में एक ऊँटनी है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ दौड़ पाएगी क्योंकि इसकी नानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो दौड़ेगी और तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और यहाँ अपने जब गांव में तो उस बच्ची को उस राजकुमारी को ले आएगा तो हम तुम्हारे को संभाल लेंगे। जब वो ऊँटनी को ले जाने लगा तो उस ग्वाले ने उसको बात समझाई, बेटा एक बात तो सुन ले, इसकी एक कमजोरी है, इस ऊँटनी की एक कमजोरी है कि इसकी नानी जब भी पानी देखती थी
तो पानी में बैठ जाया करती थी और उसमें लौट जाया करती थी और आनंदित हो जाती थी। ये इसकी कमज़ोरी है, तो ध्यान रखना ये कमज़ोरी इसकी भी हो सकती है, तो पानी के पास मत जाना। ये समझाया और उस लड़के को उस ऊँटनी को सौंप दी। लड़का गया, उस लड़की को उस ऊँटनी पर बिठाया और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। जैसे उस ग्वाला ने बताया, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ रही थी। लेकिन दौड़ती दौड़ती रास्ते में बीच में एक तालाब दिख गया, एक नदी दिख गई, कुछ भी कह दीजिए, एक जलाशय दिख गया। तो ऊँटनी जाके उसमें बैठ गई। अब वो बैठ गई तो उठे ही नहीं, उसको मस्त हो गई। इतने में उस राजकुमारी के बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए आए और उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ के बहुत पिटाई की, बहुत बुरी तरह से मारा, मार मार के उसको अधमरा कर दिया। जैसे ही अधमरा करने के बाद उसको छोड़ दो, मारो मत, इसके अंदर अक्ल आ गई होगी। तो उस लड़के ने कहा, मुझे सचमुच में अक्ल आ गई, लेकिन अक्ल आपके पिटाई से नहीं आई। अक्ल मेरे अंदर इसलिए आई कि इस ऊँटनी की नानी की जो कमी थी, जो ऊँटनी की नानी करती थी, इस ऊँटनी की जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, इसकी नानी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसकी नानी की जो एक कमी थी कि वो पानी देख के बैठ जाती थी। तो जब ये भी पानी देखकर जलाशय में बैठ जाती है, तो मेरे अंदर एक चीज़ समझ में आ गई। मैं होने वाली अपने संतान के बारे में सोच रहा हूँ कि यदि मैं किसी लड़की को भगा कर लेकर आ रहा हूँ, तो यदि मेरी कोई बेटी होगी, उसके साथ में क्या होगा और वो कितनी रफ्तार से दौड़ेगी और कहाँ जाएगी, ये सोचकर मेरे अंदर अक्ल आ गई। इसलिए मैं अब इस लड़की को लेकर नहीं जाऊंगा। इसके साथ में विवाह करना तो बहुत दूर की बात। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप इस राजकुमारी को ससम्मान ले जाइए। मेरे अंदर समझ में आ गई और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, जब नानी के गुण हैं वो दोहिती में आ सकते हैं, तो हमारे अपने गुण अपने पुत्रों में और पुत्रियों में क्यों नहीं आएंगे? ये बात समझने की है। तो आप जैसा करेंगे आपके बच्चे वैसा सीखेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना यह है, मेरा समझ जो कह रही है वो ये है कि आप सभी अपने पतियों का सम्मान करें, इज्जत करें, उन्हें राजा बनाएं, बादशाह बनाएं और आप महारानी बन के रहें। उन्हें नीचे दिखाने का प्रयास करेगी तो फिर आगे वाले आपकी खुद की जो अपनी बेटियां हैं वो कैसा बर्ताव करेगी और उनके साथ में कैसा होने वाला है, इस चीज़ को ज़रूर समझने की बात है और समझने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लग रही हो सकता है कुछ बातें अच्छी भी लग रही हो, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि यदि मेरी बात से आपको तकलीफ़ हो रही हो, हर्ट हो रहा हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक समझाने का प्रयास है, एक बताने का प्रयास है कि जिस घर में जो जैसे संस्कार होते हैं, अपने संतान अपने बच्चे वैसे ही सीखते हैं। दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।